नमस्कार। मेरे इस नॉलेज वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बीए पार्ट 1 समाजशास्त्र विषय में समुदाय पर चर्चा करेंगे। ये समाजशास्त्र फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर है। तो चलिए आज हम लोग अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं समुदाय पर। समाजशास्त्र के साहित्य में समुदाय, समिति एवं संस्था एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। इन शब्दों का न केवल सामान्य लोगों ने बल्कि कुछ समाज वैज्ञानिकों ने मनमाने ढंग से अर्थ लगाया है और इसका प्रयोग किया है। किसी भी विषय को सही रूप से समझने और उसमें निश्चिंतता लाने के उद्देश्य से यह जरूरी है कि उस विषय से संबंधित जो प्राथमिक अवधारणाएं हैं उन्हें हम वैज्ञानिक ढंग पे समझें या वैज्ञानिक आधार पर जानें। आज हम लोग इसी आधार पर समुदाय की अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे। सामान्य भाषा में यह एक प्रचलित शब्द है जिसका प्रयोग हम लोग कई बार जाति विशेष, धर्म विशेष, संप्रदाय विशेष के लोगों के लिए करते हैं। जैसे ब्राह्मण समुदाय, ईसाई समुदाय, हिंदू समुदाय, सिख समुदाय, जैन समुदाय, बौद्ध समुदाय इत्यादि। परंतु अगर हम समाजशास्त्र की दृष्टि से देखें तो समुदाय शब्द का प्रयोग इन अर्थों में हम नहीं कर सकते हैं। समाजशास्त्र में किसी भी गांव, कस्बे, नगर, महानगर, यहाँ तक कि राष्ट्र को भी समुदाय माना जाता है। इन सभी समूहों के साथ एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जुड़ा हुआ होता है। जैसे जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर इत्यादि नगरों के अपने अपने निश्चित भौगोलिक क्षेत्र हैं जहां व्यक्तियों का एक समूह सामान्य रूप से स्थायी आधार पर निवास करता है। कोई भी गांव, प्रांत और देश भी अपने आप में एक समुदाय है। इस तरह से देखा जाए तो समुदाय एक क्षेत्रीय अवधारणा है। समुदाय में कुछ लोग निवास करते हैं, अपना जीवन जीते हैं, किसी एक या अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए या कहा जाए जीवन के सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, अपनी सब प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समुदाय अपने आप में आत्मनिर्भर होता है। एक तरह से कहा जाए तो समुदाय अपने सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ होता है। इसीलिए समुदाय को संपूर्णता का क्षेत्र कहा गया है। यह एक ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसे जानबूझकर नहीं बनाया जाता, बल्कि जिसका समय के साथ स्वतः ही विकास होता है। एक समुदाय के लोगों में एक दूसरे के निकट रहने और एक साथ सामान्य जीवन में भागीदार होने के कारण हम की भावना या सामुदायिक भावना पाई जाती है। प्रत्येक समुदाय की अपनी कुछ परंपराएं होती हैं, कुछ उनके नियम होते हैं जो उस समुदाय विशेष के लोगों के व्यवहारों को निर्देशित और नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। अब हम समुदाय शब्द का अर्थ एवं उसकी परिभाषा पर कुछ चर्चा कर ले। यदि हम शाब्दिक दृष्टि से देखें तो समुदाय के अर्थ को या समुदाय शब्द को अंग्रेजी का कम्युनिटी शब्द से हिंदी रूपांतरित माना जाता है। ये जो कम्युनिटी शब्द है ये दो लैटिन शब्दों कॉम और म्यूनिस से बना हुआ है।
कॉम शब्द का अर्थ टुगेदर अर्थात एक साथ, और म्यूनिस का अर्थ है सेवा करने से। तो इस तरह से इन शब्दों के आधार पर समुदाय का तात्पर्य साथ साथ मिलकर सेवा करने से है। अन्य शब्दों में समुदाय का अर्थ व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो निश्चित भूभाग पर साथ साथ रहते हैं और किसी एक उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि सामान्य उद्देश्यों के लिए इकट्ठे रहते हैं। समुदाय की परिभाषा देते हुए प्रोफेसर डेविस ने कहा है कि समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। इसी तरह से बोगार्ट्स के अनुसार एक समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह होता है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है और जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है। इसी तरह मैकाइवर एवं पेज ने भी कहा है कि जब किसी छोटे या बड़े समूह के सदस्य साथ साथ इस प्रकार रहते हैं कि वे किसी विशेष हित में ही भागीदार नहीं बल्कि सामान्य जीवन की मूलभूत दशाओं या परिस्थितियों में भाग लेते हों, तो ऐसे समूह को समुदाय कहा जाता है। इस तरह से उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि वास्तव में समुदाय सामान्य सामाजिक जीवन में भागीदार लोगों का एक ऐसा समूह होता है जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है और जिसमें हम की भावना या सामुदायिक भावना पाई जाती है। अब हम लोग समुदाय के आधार या उसके आवश्यक तत्व पर भी चर्चा कर लेते हैं। किसी भी समूह के समुदाय कहलाने अथवा समुदाय के निर्माण के लिए 3 आधार या तत्वों का होना बहुत जरूरी है। पहला, व्यक्तियों का समूह, दूसरा भौगोलिक क्षेत्र और तीसरा सामुदायिक भावना। व्यक्तियों का समूह से तात्पर्य है कि किसी भी समुदाय के लिए व्यक्तियों का समूह पहली अनिवार्य शर्त है, क्योंकि व्यक्तियों के बिना न तो सामाजिक जीवन की कल्पना की जा सकती है और न ही सामुदायिक भावना की। अतः व्यक्तियों का समूह समुदाय निर्माण के लिए प्रथम शर्त है, यह प्रमुख आधार है। दूसरा, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। प्रत्येक समुदाय के लिए एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का भी होना आवश्यक है। जब तक कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास नहीं करता तब तक उसे हम समुदाय नहीं कह सकते। किसी भी गांव, नगर या राष्ट्र को इसीलिए समुदाय कहा जाता है कि इनमें से प्रत्येक का अपना अपना निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। एक क्षेत्र विशेष में लंबे समय तक साथ साथ रहने और जीवन की सामान्य गतिविधियों में भाग लेने से लोगों में एक अपनेपन की भावना होती है और ये अपनेपन की भावना ही सामुदायिक भावना में बदलती है। तीसरा है सामुदायिक भावना। जैसा कि हमने बताया कि जब हम किसी निश्चित क्षेत्र में साथ साथ रहते हैं, सामाजिक गतिविधियों में सामूहिक भागीदारी होती है, तो इससे एक हम की भावना पनपती है और समुदाय के निर्माण के लिए यह हम की भावना बहुत आवश्यक है और यही सामुदायिक भावना होती है जो यह दिखाती है कि हम सब एक हैं, यह समुदाय हमारा है, यह अन्य समुदायों से भिन्न है। इस समुदाय के दुख सुख में हम सभी समान रूप से भागीदार हैं
इस तरह प्रत्येक समुदाय अन्य समुदायों के संदर्भ में एक संगठित इकाई के रूप में कार्य करता है। जब तक किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों में यह सामुदायिक भावना नहीं पनपती, तब तक हम उसे समुदाय नहीं कह सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी बड़े नगर में एकाएक किसी व्यक्ति को देखता है जो उसी के गांव अथवा नगर का रहने वाला है, तो वह उससे बड़ी प्रसन्नता से मिलता है। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, हाल चाल पूछते हैं। इसके पीछे ये सामुदायिक भावना ही काम करती है, जो उन्हें किसी अनजान शहर में एक दूसरे के प्रति आकर्षित करती है। इस तरह हम देखते हैं कि सामुदायिक भावना में भी मुख्यतः 3 बातें आती हैं। पहला, हम की भावना की अभिव्यक्ति। दूसरा, योगदान या दायित्व निर्वहन की भावना। और तीसरा, निर्भरता की भावना। हम की भावना का जहाँ तक सवाल है कि एक दूसरे के दुख सुख में भाग लें, एक दूसरे को प्रोत्साहित करें इत्यादि। जहाँ तक दायित्व निर्वाह की भावना है, तो सामुदायिक भावना का एक अन्य तत्व समुदायों में जो कार्य होते हैं उसमें योगदान देने की भावना है। समुदायों में अनेक सामूहिक कार्य होते हैं जिन्हें पूरे समुदाय के सहयोग के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। अतः विभिन्न सदस्य अपनी अपनी स्थितियों के अनुसार भूमिका निभाते हैं और समुदाय के कार्यों में योगदान देते हैं। जहाँ तक निर्भरता की भावना है, तो सामुदायिक भावना के अंतर्गत निर्भरता की भावना भी एक आवश्यक तत्व है। व्यक्ति अपने को एक दूसरे पर और संपूर्ण समुदाय पर निर्भर समझते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है। और यही निर्भरता सामुदायिक भावना को बढ़ाने में योगदान देती है। वर्तमान समय में औद्योगिकीकरण, श्रम विभाजन, विशेषीकरण, नगरीकरण, यातायात और संचार के साधनों के विकास, भौगोलिक दूरी में कमी, एक ही विश्व दृष्टिकोण, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि एवं जनसंख्या में विविधता, व्यक्तिगत स्वार्थ का बढ़ना आदि कारणों से सामुदायिक भावना में कमी आती जा रही है। और ऐसा हमें नगरीय समुदायों में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अब हम लोग कुछ चर्चा करते हैं समुदाय की कुछ विशेषताओं पर या लक्षण पर। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि समुदाय के 3 आधार हैं और इन 3 आधारों के आधार पर इसकी कुछ विशेषताएं बताई जा सकती हैं, जिसमें पहली विशेषता है समुदाय का स्वतः विकास। समुदाय का निर्माण जानबूझकर या नियोजित तरीके से नहीं किया जा सकता। इसका तो समय के बीतने के साथ साथ स्वतः ही विकास होता है। जब कुछ लोग किसी विशेष स्थान पर रहने लगते हैं तो धीरे धीरे उनमें हम की भावना आती है और वे वहाँ रहने वाले सभी लोगों के समूह को अपना समूह समझने लगते हैं। और इस प्रकार की भावना के विकसित होने पर स्वतः समुदाय का रूप धारण कर लेता है। दूसरी जो विशेषता है वह स्थायीपन। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक समुदाय एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में स्थायी रूप से रहता है। किसी भी अस्थायी समूह जैसे भीड़, श्रोता समूह, खानाबदोश झुंड इत्यादि को समुदाय नहीं माना जा सकता, क्योंकि समुदाय के लिए स्थायी रूप से निवास करना एक जरूरी है। समुदाय एक ही स्थान पर स्थायी रूप से बना रह सकता है
जब तक कि वह किसी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, तूफान, बाढ़ या युद्ध के कारण पूरी तरह से नष्ट न हो जाए। तीसरा है विशिष्ट नाम। समुदाय का जो एक प्रमुख लक्षण है वह है इसका एक विशिष्ट नाम, जो समुदाय के लोगों में हम की भावना जागृत करने में योगदान देता है। और प्रत्येक समुदाय के नाम के आगे एक विशिष्ट इतिहास जुड़ा होता है, जो उस समुदाय को एक अलग स्थान प्रदान करता है। उदाहरण के रूप में जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली नाम के साथ एक लंबा इतिहास जुड़ा हुआ है, जो उसे विशिष्टता प्रदान करता है। समुदाय का जो एक अन्य लक्षण है, या जिसे चौथा लक्षण कहा जाए, वह है मूर्तता। अर्थात समुदाय एक मूर्त समूह है, और इसका कारण यह है कि एक निश्चित भूभाग पर बसे मनुष्यों के समूह को हम देख सकते हैं। यद्यपि समुदाय से संबंधित विशिष्ट नियमों को तो नहीं देखा जा सकता, परंतु मनुष्यों के व्यवहार से इसे अनुभव अवश्य किया जा सकता है। समुदाय का जो एक अन्य लक्षण है वह है इसका व्यापक उद्देश्य। समुदाय का विकास किसी एक या कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए नहीं होता है, बल्कि इसका उद्देश्य व्यापक होता है। यह व्यक्तियों के जीवन की विभिन्न गतिविधियों का केंद्र होता है। समुदाय का जो एक अन्य विशेषता है वह है सामान्य जीवन। प्रत्येक समुदाय के कुछ सामान्य रीति रिवाज, परंपराएं, विश्वास, उत्सव, त्यौहार, संस्कार इत्यादि होते हैं, जो उस समुदाय के लोगों के जीवन में एक रूपता देते हैं। समुदाय में ही व्यक्ति की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक इत्यादि आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। समुदाय में ही व्यक्ति का संपूर्ण जीवन व्यतीत होता है। इस दृष्टि से समुदाय एक ऐसा क्षेत्र है जहां व्यक्ति उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि अपना सारा जीवन बिताने के लिए रहता है। अगली जो विशेषता है समुदाय की वो है सामान्य नियम व्यवस्था। गिन्सबर्ग ने नियमों को, सामान्य व्यवस्था को समुदाय की एक महत्वपूर्ण विशेषता माना है। गिन्सबर्ग का मानना है कि नियमों की सामान्य व्यवस्था समुदाय के लिए जरूरी है। सामान्य नियमों का अर्थ है कि सदस्यों के व्यवहार को निर्देशित करने वाले नियम, जो उन पर नियंत्रण भी रखते हैं। सामान्य नियम व्यवस्था का प्रभाव छोटे समुदायों जैसे ग्राम समुदाय या जनजातीय समुदाय में विशेषतः पाया जाता है। समुदाय का एक अन्य विशेषता है वह है आत्मनिर्भरता। समुदाय को एक आत्मनिर्भर समूह माना गया है, जो अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं ही कर लेता है। इसका तात्पर्य यह है कि उसे किसी अन्य समुदाय पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। समुदाय की यह विशेषता आदिम समुदायों, जनजातीय समुदायों या छोटे समुदायों में भी पाई जा सकती है। जहाँ तक वर्तमान समय की बात है, तो वर्तमान समय के बड़े समुदायों में ऐसा नहीं दिखाई देता। आज तो छोटे समुदायों जैसे ग्रामों तक को या अन्य को नगरीय समुदायों पर निर्भर रहना पड़ता है। अतः किसी समय आत्मनिर्भरता समुदाय की जो एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, परंतु अब धीरे धीरे इसका महत्व कम हो रहा है और प्रत्येक आवश्यकताओं के लिए प्रत्येक समुदाय को कम या अधिक मात्रा में
साधारण रूप से अन्य समुदायों पर भी निर्भर रहना पड़ता है। अगर हम कहें तो आज भौतिक दृष्टि से तो समुदाय आत्मनिर्भर नहीं रहे हैं, परंतु सामाजिक दृष्टि से आत्मनिर्भर अवश्य हैं क्योंकि सामाजिक जीवन के सभी पहलू समुदाय में आ जाते हैं। समुदाय की एक अन्य विशेषता है अनिवार्य सदस्यता। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य अवश्य होता है। वह किसी न किसी क्षेत्र विशेष से अन्य लोगों के साथ निकट का संबंध रखता है, उनके साथ सामाजिक संबंध निभाता है, एक क्षेत्र विशेष में लंबी अवधि तक निवास करता है, जिससे उसके मन में समुदाय के प्रति एक अपनत्व की भावना जागृत होती है। और यह सब अनिवार्य है। वो ऐच्छिक रूप से किसी समुदाय का सदस्य नहीं बन सकता है। समुदाय का सदस्य अनिवार्यतः व्यक्ति हो जाता है। अब हम लोगों ने समुदायों के विशेष रूप से लक्षण और विशेषताओं के ऊपर अपने विचार को रखा। अब कुछ चर्चा हम लोग सीमावर्ती समुदायों के उदाहरण के ऊपर भी कर लेते हैं कि सीमावर्ती समुदाय से क्या मतलब है। जैसा कि हमने देखा कि ग्राम, जनजातीय समूह, कस्बा, नगर, राष्ट्र इत्यादि समुदाय के उदाहरण हैं। इसमें हमें समुदाय के प्रमुख आधार और विशेषताएं दिखाई देती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ समूह अथवा संगठन ऐसे हैं जिनके संबंध में यह भ्रम पाया जाता है कि वे समुदाय हैं अथवा नहीं। इसका कारण है कि उनमें समुदाय की कुछ विशेषताएं तो पाई जाती हैं और कुछ नहीं। ऐसे समूह जिनके समुदाय होने के संबंध में कुछ भ्रम है या जिन्हें समुदाय माना जाए या ना माना जाए, या जिनमें समुदाय की कुछ विशेषताएं हैं या न हैं, उन्हें हम सीमावर्ती समुदायों के रूप में देखते हैं। मैकाइवर भी ने सीमावर्ती समुदायों के अंतर्गत ही मानते हैं। यहाँ हम कुछ ऐसे समुदायों के उदाहरण पर चर्चा करते हैं। जैसे ये प्रश्न उठता है कि क्या जाति एक समुदाय है? यद्यपि जाति में समुदाय की कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे जाति भी व्यक्तियों का समूह है, साथ ही उसमें अपने अपने सदस्यों के प्रति कुछ मात्रा में हम की भावना भी होती है, सामुदायिक भावना भी पाई जाती है। प्रत्येक जाति का अपना एक विशिष्ट नाम भी होता है। ये जाति किसी विशिष्ट हित या उद्देश्य को लेकर नहीं बल्कि अपने सदस्यों के सामान्य हितों को लेकर भी कार्य करती है। इसके अलावा प्रत्येक जाति के अपने कुछ सामान्य नियम भी होते हैं जिसके माध्यम से वे अपने जाति विशेष के सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रित भी करते हैं। इन विशेषताओं के आधार पर कुछ लोग जाति को एक समुदाय मानते हैं, परंतु समुदाय का जो एक प्रमुख आधार है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, वह जाति में नहीं पाया जाता, क्योंकि जाति या एक ही जाति के लोग भिन्न भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में निवास करते हैं। और समुदाय के लिए जो अनिवार्य शर्त थी वो थी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का होना। तो अब ऐसी स्थिति में जाति को समुदाय नहीं माना जा सकता। तो इस तरह जाति भी सीमावर्ती समुदायों के उदाहरण के रूप में दिखाई देती है। यहाँ तक कि मैकाइवर भी जाति को एक समुदाय नहीं मानते हैं। अब दूसरा जो हम लोग चर्चा करते हैं, जेल। जेल के बारे में आप लोग जानते हैं कि वहाँ अपराध किए गए व्यक्तियों को या दंडित किए गए व्यक्तियों को रखा जाता है। तो क्या अब जेल व्यक्तियों का एक समूह है और समुदाय है? अब जेल व्यक्तियों का समूह तो है ही, साथ ही इसका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र भी है। जेल में निवास करने वाले लोगों में कुछ मात्रा में अपनत्व की भावना भी पाई जाती है, सामुदायिक भावना भी पाई जाती है।
इन आधारों पर तो जेल को समुदाय माना जा सकता है। मैकाइवर एवं पेज ने भी जेल को समुदाय माना है, परंतु हम मैकाइवर और पेज के जेल को एक समुदाय मानने के मत से पूर्ण रूप से सहमत नहीं है। जेल में जब समुदाय की अनेक विशेषताएं नहीं पाई जाती तो इसे समुदाय हम कैसे माने। अब देखिए कौन कौन सी विशेषताएं नहीं मानी जा सकती। जैसा पहला देखिए, जेल में कैदियों में हम की भावना, जेल के प्रति लगाव, अपनत्व या त्याग की भावना का अभाव पाया जाता है। जेल में सभी सामान्य जीवन में भागीदार नहीं होते हैं। सबका जीवन समान या एक सा नहीं होता है। अपराध की प्रकृति और अपराधी की परिस्थिति को ध्यान में रखकर उसे जेल में एक विशेष श्रेणी के कैदी के रूप में रखा जाता है। इसी तरह व्यक्ति के जीवन के सभी पक्ष जेल में प्राप्त नहीं किए जा सकते। जेल में कोई पारिवारिक जीवन नहीं हो सकता है। वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ यहाँ नहीं रह सकता है और जीवन के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति भी यहाँ संभव नहीं है। चौथा जो प्रमुख है कि जेल का स्वतः विकास नहीं होता है। इसे तो जानबूझकर बनाया जाता है और समुदाय की जो सबसे बड़ी शर्त है कि समुदाय स्वतः बनाया जाता है। इसी तरह जेल में समुदाय के समान स्थायित्व का भी अभाव होता है। सरकार जेल को समाप्त भी कर सकती है, स्थान परिवर्तित भी कर सकती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जेल भी समुदाय नहीं है बल्कि सीमावर्ती समुदाय है। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या पड़ोस समुदाय है। आदिम समाजों में पड़ोस में समुदाय की विशेषताएं पाई जाती थी। कुछ गांवों में पड़ोस आज भी समुदाय के रूप में महत्वपूर्ण है, परंतु अब ऐसे समुदायों की संख्या नहीं के बराबर है। पहले पड़ोस एक निश्चित क्षेत्र में पीढ़ी दर पीढ़ी निवास करने वाले परिवारों का एक समूह था जिसमें सामुदायिक भावना थी, परंतु आज के आधुनिक जटिल नगरीकृत समाजों में पड़ोस को समुदाय नहीं माना जा सकता, क्योंकि पड़ोस सभी व्यक्तियों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते। नगरीय क्षेत्रों में लोग अपने पड़ोसी को जानते तक नहीं हैं। एक ही मकान में रहने वाले लोग एक दूसरे से अपरिचित होते हैं। ऐसी स्थिति में उनमें हम की भावना या सामुदायिक भावना कैसे पनप सकती है, जो कि समुदाय के लिए आवश्यक है। और आजकल तो पड़ोस का स्वतः विकास भी नहीं होता है। अब तो जानबूझकर नई कॉलोनियाँ जैसे कर्मचारी कॉलोनी, मजदूर कॉलोनी इत्यादि बनाई जाती है, जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपने पड़ोस को चुनता है। यहाँ नियमों की भी कोई सामान्य व्यवस्था नहीं होती है जो व्यक्तियों के व्यवहारों को नियंत्रित करे और उन्हें एकता के सूत्र में बांधे। इस तरह से पड़ोस को भी समुदाय नहीं माना जा सकता। इसे सीमाकृत ही समुदाय की संज्ञा या सीमावर्ती समुदाय ही कहा जा सकता है। इसके अलावा किसी राजनीतिक दल, आर्थिक संगठन, धार्मिक संघ, विद्यार्थी समूह, कर्मचारी संघ, क्लब, परिवार इत्यादि को भी समुदाय नहीं माना जा सकता, क्योंकि इनमें समुदाय के आवश्यक आधारों एवं विशेषताओं का अभाव पाया जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि समुदाय एक स्थायी धारणा है और इसमें अपनत्व की भावना पाई जाती है। समुदाय में सभी की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। समुदायों के सामान्य नियम होते हैं। समुदाय एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है इत्यादि। तो आज की हमारी चर्चा समुदाय के ऊपर समाप्त होती है। अगले क्लास में हम एक नए समाजशास्त्र के विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।